हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका केडीएस फैमिली में। एक बार एक नए चेहरे से रूबरू कराएंगे। एक वो चेहरा बहुत कम उम्र है जिसने बहुत अच्छा नाम अपना कमा लिया, एक ऐसे रंगमंच से जिसे सुनने को है लोग बेताब। कविताओं से लोगों को कर देते हैं अपनी मस्त मूड। बहुत प्यारा सा आर्टिस्ट, छोटा सा एक आर्टिस्ट जो मेरठ से निकलकर जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम और प्रकाश फैलाया है और मेरठ की सरजमी को रोशन कर दिया है। उस चेहरे को एक ऐसा नाम, वो एक छोटा सा कहते हैं चिंगारी ने आज पूरा जग रोशन कर दिया। तो एक छोटा भाई अपना दिव्यांश टंडन से रूबरू कराएंगे। बड़ा अच्छा कविता है और साहित्यकार अपना भाई है दिव्यांश टंडन। तो बात करते हैं दिव्यांश टंडन जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कवि दिव्यांश। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अ टॉक विद केडीएस, जिन्होंने मेरठ में पहली बार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि जो समाज के लिए, जो साहित्य के लिए कुछ कर रहे हैं, उनकी आवाज जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा भाई अमित धामा जी का, जिन्होंने युवाओं को, मैं विशेषकर कहना चाहूंगा क्योंकि मैं साहित्य के क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उनके साहित्य के क्षेत्र से जो निकले युवा हैं, मुझ जैसे जो उभरते सितारे हैं काव्य जगत में, उनकी आवाज, उनकी कविताएं जो है जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और मेरठ में बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म निकल के आया टॉक विद केडीएस, जिससे जनता तक हमारी आवाज, हमारी जो मैसेज है वो पहुंच रहा है। इसके लिए टॉक विद केडीएस का बहुत बहुत आभार। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉक विद केडीएस की फैमिली में एक युवा, नया उभरता हुआ सितारा, हिंदी साहित्यकार के एक युवा नया चेहरा भाई दिव्यांश टंडन हमारे बीच आ चुके हैं। और मैं दिव्यांश टंडन जी का स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी, हालांकि कवि तो होने, लेकिन कभी कभी कविताएं, जब इतना अच्छा युवा मेरठ की पृष्ठभूमि से निकल के पूरे देश विदेश और स्टेट पर अपने देश का नाम रोशन कर रहा हो, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एक नाम निकल के आता है। एक छोटी सी कविता कहने का मन कर रहा है, तो मैं बोल देता हूँ अपने छोटे भाई के लिए, जो शाइनिंग स्टार है हमारा, राइजिंग आने वाले समय का। सुबह लिखते हैं, शाम लिखते हैं, हाले दिल तमाम लिखते हैं, वो कलम भी दीवानी हो जाती है जिस कलम से दिव्यांश टंडन कविताएं लिखते हैं। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। तो दिव्यांश जी, कैसा लगा आपको केडीएस फैमिली में आके आज? बहुत अच्छा लग रहा है केडीएस फैमिली में लाके, क्योंकि खासतौर से एक जो नया उभरता हुआ सितारा होता है उसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, वो एक, ये केडीएस टॉक विद केडीएस एक ऐसा माध्यम है जो कि नए उभरते हुए सितारों को की आवाज़ जो है दुनिया तक बुलंद करता है। बहुत कम ऐसा होता है कि स्थापित लोगों को तो प्लेटफॉर्म करने वाले बहुत होते हैं, और ख़ासतौर से मेरठ में ये जो एक नया ट्रेंड आपने टॉक विद केडीएस का शुरुआत करी है, ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्योंकि आगे आके जो जितने भी सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, मैं साहित्यिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, तो इनकी जो आवाज़, इनकी जो पहचान बनाने का आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको अंतर्मन की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। तो क्या मैं देख पा रहा हूँ मेरठ की पृष्ठभूमि से सौरभ सुमन, अनामिका अंबर और बहुमुखी कवि, श्री कहूँगा मैं तो उनको, हरिओम पवार जी की तरह ही एक और सितारा मेरठ को मिलने जा रहा है, जो कि दिव्यांश टंडन के रूप में है। तो क्या दिव्यांश, मैं मान के चलूँ कि आपने उस सीढ़ी की तरफ पहला पैर रख दिया है, और आप और हम मेरठवासी देख रहे हैं कि हम एक सितारा, एक साहित्यकार मिलने जा रहा है? ये कहीं प्रश्न आपने ऐसा कैसे आपने विराट कोहली का मुकाबला एक रणजी में पदार्पण करने वाले खिलाड़ी से किया हो, लेकिन श्रद्धेय हरिओम पवार जी, मुझे दिशा दिखाने वाले भैया सौरभ सुमन जी, आदरणीय अनामिका अंबर जी, ये काव्य जगत के वो बुलंद सितारे हैं जिनको हम कभी मंचों से नीचे बैठकर सुनते थे, मंचों मतलब मैं कहूँ कि दूर भीड़ में बैठकर हमने सुना है, और कहीं उनके पद चिन्हों पर चढ़कर उनको चरण स्पर्श करते, उनके चरण रज को हमने छूकर कविता प्रारंभ करी है। तो कहीं एक सपना तो है कि किसी रोज वहां तक जरूर पहुंचे। तो दिव्यांश टंडन से मैं जानना चाहूँगा, पढ़ाई और साहित्य, क्या दिव्यांश टंडन ने अपनी पढ़ाई हिंदी साहित्य में ही शुरुआत करी, या पढ़ाई किसी और उसमें की, और आज साहित्य की तरफ, वो क्या था साहित्य की तरफ रुख दिव्यांश टंडन का आने का? या कोई प्रेरणादायक थे, या प्रेरणा स्रोत थे, या कोई आइडियल थे कि मुझे तो अब ऐसा ही बनना है और अब किसी की जॉब नहीं करनी, किसी की नौकरी नहीं करनी, और अब एक मन में ठान लिया है दिव्यांश टंडन ने कि मुझे एक बुलंद सितारा बनना है और लोगों की आवाज़ बनना है
और उसको कविताओं में ही अपना भविष्य देख लिया, मुझे लग रहा है दिव्यांश टंडन ने। अच्छा, मैं बात करूं मेरठ की पृष्ठभूमि में, काफ़ी कवि निकल के आए हैं और मेरठ की पृष्ठभूमि जानी तो खेलों के लिए जाती है, लेकिन उसी पृष्ठभूमि में से काफ़ी मैं देखता हूँ हिंदुस्तान की अगर परिकाष्ठा को देखो तो काफ़ी कवियों ने अपना नाम कमाया। जैसे अभी आपने काफ़ी अंबिका जी का नाम लिया, सौरभ सुमन जी का नाम लिया, सरदे श्री हरिओम पंवार जी का नाम लिया। तो मैं मतलब मानना चाहता हूँ, क्या दिव्यांश टंडन ने माना है वहीं तक जाके रुक जाना या उससे भी आगे की दिशा तय कर ली है? हाँ, जो है अध्ययन, जो मेरा पढ़ाई जो हुई है वो मैंने कॉमर्स से परास्नातक की उपाधि ली है। पर इस बीच कविताएं कहीं ना कहीं सुनते रहते थे, यूट्यूब पर सुनते रहते थे। कोई मेरठ में कवि सम्मेलन हुआ तो बड़ी एक उत्सुकता रहती थी, आतुरता रहती थी कि जाकर एक कवि सम्मेलन सुने। तो इस बीच एक कवि सम्मेलन होता है 2019 का मेरे ख्याल से वर्ष रहता है। तो आदरणीय भैया सौरभ सुमन जी, अनामिका अंबर जी, उनका वो कवि सम्मेलन होता है। और मेरे ख्याल से लगभग अगले 5-6 दिन मेरे ऐसे रहते हैं कि मैं उस कलेवर से बाहर ही नहीं निकल पाता। वही मैं जानना चाह, अर्थशास्त्री का साहित्य की तरफ जाना जी, एक रोचक तत्व बनाता है। जी। तो कहीं मैं वापस आता हूँ, 5-6 दिन तक उस कलेवर से नहीं निकलता हूँ। एक टूटी फूटे से शब्दों में एक नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह एक कविता लिखता हूँ। वो आज मैं वो कविता देखता हूँ तो कभी आश्चर्य होता है, लेकिन वो कविता कहीं एक वो पहला, जैसे कहते हैं ना, मील का पत्थर थी जो मेरे साहित्यिक जीवन का प्रारंभ जहाँ से हुआ। और वहीं से मैंने आगे चलकर आदरणीय भैया सौरभ सुमन जी से बहुत कुछ जीवन में सीखा। जब कहीं ये जीवन संघर्ष कर रहा था तो जो पहला हाथ जो मुझे मेरी उंगली थामने के लिए आया वो भैया सौरभ सुमन का था। तो उन्होंने मुझे ये वो मतलब जैसे कहते हैं, जैसे पहला सहारा दिया और वो दिशा दिखाई कि इस दिशा पर चलकर आप आगे जा सकते हैं। आज मैं मंचों पर हूँ, जिसके लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। प्रोनस तो आपके माने तो सौरभ सुमन जी आपके प्रोनस? हाँ जी, आदरणीय सौरभ सुमन जी और स्टार पोएटेस, देश की स्टार पोएटेस अनामिका जैन अंबर, जो कि एक काव्य जगत का बहुत ही जगमगाता और बुलंद सितारा है, जो एक मैं कहूँ कि एक कवि सम्मेलन के हिट होने का एक गारंटी मानी जाती हैं। आदरणीय अनामिका जैन अंबर, वो मेरी प्रेरणा स्रोत। बहुत बढ़िया। मेरे इस रास्ते में कठिनाइयाँ तो बहुत आई, उस पर मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात पहले रखना चाहूँगा, फिर आपके प्रश्न का उत्तर स्वागत देता करता हूँ। हूँ मैं आपका। तन्हा चलता हूँ पर हद से बड़े काफिले हैं हमारे, तन्हा चलता हूँ पर हद से बड़े काफिले हैं हमारे, मौन रहता हूँ पर महफिलों में सिलसिले हैं हमारे। ए जिंदगी तू गुमा ना दिखा मुसीबतों का मुझको, ए जिंदगी तू गुमा ना दिखा मुसीबतों का मुझको, मुसीबतों तुम्हारे कद से बड़े हौसले हैं हमारे। बहुत बढ़िया। मुसीबतों तुम्हारे कद से बड़े हौसले हैं हमारे। मैं ये कहना चाहूँगा, मंजिलों से आगे मुकाम और भी है, मंजिलों से आगे मुकाम और भी है, उड़ान मेरी देखो अभी आसमान और भी है। बहुत बढ़िया। तो कहीं कोशिश तो रहती है, हर साहित्यकार का प्रयास रहता है कि कहीं ऊंचाइयों को, बुलंदियों को वो छू सके, जिन प्राचीर को वो देखता है वहाँ तक छू सके। और हमारे बड़े आदरणीय श्रद्धेय हरिओम पंवार दादा का, सौरभ भैया का आशीर्वाद रहा तो कहीं प्रयास रहेगा कि जितने बुलंदियों को छू सके और जितना मेरठ को क्रांति धरा, मेरठ को नाम दे सकूं, उतना मैं नाम और पहचान देने का कार्य करूं। दिव्यांश टंडन छोटी सी उम्र में बड़ा सितारा बनते जा रहे हैं, तो मैं बात करूंगा क्या शौक रखता है दिव्यांश टंडन? दिव्यांश टंडन जो साहित्यकार हैं, आज साहित्यकार ही कहूँगा, मेरे आगे छोटे से बड़े की तरफ हुए हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि क्या शौक रखता है दिव्यांश टंडन अपनी लाइफ में? वो कौन से शौक हैं जो दिव्यांश टंडन के हैं और वो कौन से सपने हैं जो दिव्यांश टंडन पूरे करना चाहता है अपने? मैं 4 पंक्तियों से पहले अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूँगा। जीत जाएंगे हर जंग, साहस पर बाधा भारी है, जीत जाएंगे हर जंग, साहस पर बाधा भारी है, स्याह रात भले हो कितनी पर भोर से हरदम हारी है, और मेहनत धैर्य और पराक्रम, मेहनत शौर्य और पराक्रम का संयुक्त परिणाम सदा से ही जगाता हौसला मन में और करता जीत की तैयारी है। तो मैं अपने शौक़ की बात कहूँ तो कविताएं लिखना मेरा पहला शौक़ है। इसके अतिरिक्त जब मुझे कभी समय मिलता है तो मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, या मैं कहूँ फुटबॉल भी मेरी रुचि काफ़ी रही है फुटबॉल में। उसके अतिरिक्त मुझे समाज सेवा का बहुत शौक़ है। मतलब मुझे लगता है मैं समाज के लिए कुछ भी योगदान कर सकूँ। जैसे मैं जल संरक्षण पर कार्य करता हूँ, जिसके तहत मुझे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हीरो के पुरस्कार से नवाजा गया। तो वो अच्छा लगता है जबकि आपके जो कार्य कर रहे हो उसको एक पहचान मिले।
वो एक अच्छा लगता है। उसके अतिरिक्त मैं सपना की बात करूं तो सपने कहीं एक बड़े मंचों पर लगातार अनवरत काव्य श्रृंखलाओं में कविताएं पढ़ने का है। और कहीं एक एक लगता है कि आज से कुछ साल बाद जब स्थापित हो जाऊं तो कहीं एक ऐसे स्कूल की स्थापना करूं जिसमें जो है बच्चे निशुल्क, जो ऐसे परिवार से आते हैं वो निशुल्क जो शिक्षा ग्रहण कर सके, जिनके माता पिता इतने सक्षम नहीं है कि एक कॉन्वेंट की एक बहुत मोटी सी फीस जो दे सकें वो उसको वहन कर सकें, तो उसमें मैं अपना कुछ योगदान दे सकूं। ये मेरा कहीं ये सपना है दिव्यांश टंडन। तो दिव्यांश टंडन से बात करते हैं, एक बैकबोन होती है, एक सपोर्ट होती है। तो अगर इस तरफ देखें तो क्या दिव्यांश टंडन की पेरेंट्स की क्या सपोर्ट रही दिव्यांश टंडन को इस मुकाम तक पहुंचने में? या जैसे कहते हैं ना कुछ पेरेंट्स तो यार नहीं स्टडी करो, कहीं नौकरी करो, ये करना है, नहीं वो करना है, एक नौकरी को लेके आती है, को बिजनेस करो। तो दिव्यांश टंडन के पेरेंट्स का क्या हाथ था इसके पीछे? मेरे जो पेरेंट्स हैं जी, मेरे जो पेरेंट्स हैं मैं उनका तो तहे दिल से पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं उन्हें ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी इस जो प्रतिभा है को समझा और मुझे पूरा सपोर्ट किया कि ठीक है, तुम्हारे जो सपने हैं उसके पीछे जाओ, हम जानते हैं कि मतलब तुम कर सकते हो। पहले तो एक विश्वास उन्होंने मुझ में व्यक्त किया कि हम जानते हैं तुम कर सकते हो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, कोई भी वो हो। तो उन्होंने मुझे मतलब इस तरीके से सपोर्ट किया। सबसे पहले तो उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। बड़ी बहन है मेरी कल्पना पांडे जी, वो दीदी है मेरी, उन्होंने कहीं मेरे को विश्वास जागृत किया और कहीं मतलब वो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने भी प्रारंभ के दिनों में, जब मैं कहूँ कि मैं बहुत ही कागज़ पे कुछ भी लिखता था, तो उन्हें छोटा छोटा प्लेटफॉर्म दिया मुझे, कहीं एक कि जा तू ये कर सकता है, विश्वास एक व्यक्त करना, यही बहुत बड़ी जो है मेरी पूंजी रही है। थैंक्स फॉर कल्पना दीदी जी, है ना। फिर दोस्तों अच्छा, बात करें आपकी प्रारंभिक पढ़ाई की, बात करें आपके स्कूल टाइम की बात करें, तो कहाँ से दिव्यांश टंडन ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी? कौन कौन सी पढ़ाई करी हुई है दिव्यांश टंडन? और जैसे कि आपने बताया कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का एक स्टूडेंट कविता की तरफ कैसे रुख हुआ, तो मैं जानना चाहूँगा अर्थशास्त्र से साहित्यकार की तरफ कैसे? जी, मैंने MPS मेरठ पब्लिक स्कूल है सदर में मेरठ में, वहीं से मैंने अपनी जो है हाई स्कूल और इंटर तक की वहाँ से पढ़ाई करी। उसके बाद मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है मेरठ कॉलेज मेरठ, वहाँ से मैंने अपना स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई भी वहाँ से पूरी करी। बिल्कुल, मतलब पढ़ाई चल ही रही थी कि कवि सम्मेलन की ओर मैं आकर्षित हुआ। कवि सम्मेलन में देखता था, यूट्यूब पर बहुत मतलब कवि सम्मेलन सुनने का शौक़ हुआ। श्रद्धेय डॉक्टर कुमार विश्वास जी को मैंने सुना और फिर उसके बाद अनामिका जैन अंबर जी और सौरभ सुमन जी, जहाँ कहीं मैंने इन्हें सुना तो वहीं मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी लिख सकता हूँ, मेरे में भी कहीं वो प्रतिभा है। और इन्होंने भैया सौरभ सुमन ने तो मुझे दिशा दिखाकर पूरा मेरी प्रतिभा को निखारने का कार्य किया है। तो बात करते हैं दिव्यांश टंडन से। भाई हम कवि सम्मेलन में जाते हैं, बड़े बड़े रंगमंच पे जाते हैं और बैठते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुनते हैं उन कवियों की, और बड़ी अच्छी, जब अच्छा कुछ कवि कहता है तो उसके लिए तालियां भी बजती है। लेकिन मेरा मानना है, या लोगों का मानना है, या लोगों को पता लगना चाहिए पृष्ठभूमि से कि एक कवि और एक साहित्यकार, सबका घर पैसे से चलता है। कवि कविताएं अच्छी कहता है तो उसके लिए उसको तालियां मिल जाती हैं, लेकिन तालियों के साथ साथ एक कवि और एक साहित्यकार को घर चलाने के लिए, अपनी फाइनेंशियल स्थिति ठीक करने के लिए भी, या अपने कैरियर को संवारने के लिए भी, तो मतलब एक साहित्यकार का, एक कवि का कैरियर के रूप में अगर देखा जाए तो क्या है, कैसे एक कवि, एक साहित्यकार इसमें अर्निंग कर सकता है, या सोर्स ऑफ अर्निंग या पैसे की कमाई कैसे कर सकता है, उसका घर चल सकता है? क्योंकि कविताएं कहने से तो लोगों को मखमूद करता है अपनी माँ, लेकिन उसका घर कैसे चलता है, उसकी कमाई कैसे होती है इस कविताओं द्वारा, साहित्यकार से अगर समझा जाए तो मैं जानना चाहूँगा दिव्यांश टंडन उस बात को संक्षेप में बोलें और बताएं लोगों को कि एक कवि और एक साहित्यकार कैसे कमा सकता है इससे पैसा। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया दामा जी कि एक मतलब मैं तो ये कहूँगा कि कवि को कविता लिखने के लिए जो स्याही चाहिए होती है वो भी पैसे से ही आती है। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा था और मैं कहीं आने वाली पीढ़ियों को ये भी बताना चाहूँगा कि कवि सम्मेलनों से अच्छा जो आय उपार्जित की जा सकती है। मैं बड़े कवियों की बात करूं तो आज के समय में 5-5, 10-10 लाख, 25-25 लाख रुपए तक भी एक कवि सम्मेलन के लिए जा रहे हैं।
और मतलब आम 10 और 20 हजार तो ये बहुत, एक प्रति कवि सम्मेलन बहुत आम सी बात है और आम सी धारणा है। प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति प्रति कवि सम्मेलन। हम्म। मैं पहले एक समय हुआ करता था जब हमारे पूर्वज जो कवि थे वो मतलब भुखमरी में और मुफलिसी में अपना जीवन गुजारते थे और मर जाया करते थे, तो पता चला 4 दिन से उनके पेट में कोई अन्न नहीं है। एक छवि सी बन गई थी कि जो मतलब फटा हुआ सा कुर्ता और धोती पहने और एक झोला सा लिए होगा वो कवि होगा। हाँ। आज जो है लग्जरी कार, फॉर्चूनर, मर्सिडीज तक में एक कवि घूम रहा है। मुझे लगता है कि जब खिलाड़ी घूम सकते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी घूम सकते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी घूम सकते हैं, राजनेता घूम सकते हैं, व्यापारी घूम सकते हैं, तो एक कवि को क्यों नहीं अधिकार है? बिल्कुल। एक कवि को भी अधिकार होना चाहिए कि उसने भी मेहनत करी है, वो देश में जन जागृति लाने, जब देश सो जाती है, जब सत्ताएं सो जाती हैं, तो जो जन जागृति लाने का कार्य करता है वो एक कवि करता है। तो इस कवि को, बल्कि मैं तो कहूँगा सबसे पहला अधिकार होता है देश की मतलब आर्थिक अर्थ पे एक कवि का। एक मतलब कवि सम्मेलनों से और मुशायरों से आज के दुनिया में जो एक नया ये जो है इंडस्ट्री उभर के आई है, जिसमें अच्छी आय उपार्जित होती है और मतलब अच्छा आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से आप अच्छी तरह से अपना जो है घर परिवार चला सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं जी। बहुत दिव्यांश बात करते हैं ऐसे कौन कौन से कवि सम्मेलन हो गए। क्या मेरठ की पृष्ठभूमि पे ही दिव्यांश टंडन कवि आयोजन कर रहा है, या एक जिले से निकल के स्टेट तक पहुंचा, या एक नेशनल लाइज अगर बात करें तो वो कौन कौन से कवि सम्मेलन है जो आज दिव्यांश टंडन कर रहा है मेरठ की पृष्ठभूमि से निकल के? मैं जानना चाहूँगा दिव्यांश टंडन की जुबानी। मेरठ में तो हम अमूमन कवि सम्मेलन मतलब करते ही रहते हैं, जैसे ऐतिहासिक नौचंदी मेले से लेकर के तमाम जो मेरठ में बड़े आयोजन होते हैं उसमें मैं प्रतिभाग करता हूँ। साथ ही दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा भी, मैं परसों भी दिल्ली में कवि सम्मेलन में था। उसके बाद अभी 4 अक्टूबर को मेरी मुरादाबाद में कार्यक्रम लगा है। तो तमाम ऐसे चीज़ हैं कि जो मैं जैसे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की दूरी मैं कवि सम्मेलनों से तय करता हूँ। हरियाणा में गया हूँ, फरीदाबाद में मैंने कवि सम्मेलन पढ़ा है। पूर्वांचल की बात करूँ तो कानपुर में मैंने पढ़ा है, गोरखपुर में मैंने पढ़ा है। तमाम जैसे भी कवि सम्मेलन जो मतलब अच्छे कवि सम्मेलनों में, अच्छे मंचों पर जहाँ मुझे जाने का मौका मिलता है, मैं वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने काव्य प्रस्तुति देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो दिव्यांश बात करें अगर आने वाले समय की, तो एक छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए दीजिए जो मतलब गलत संगति में पढ़कर अपने कैरियर का नुकसान कर रहे हैं, अपने शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं। तो उस युवा के लिए एक मैसेज दीजिए कि उनको इन चीज़ों से, नरक से बाहर निकालने के लिए एक दिव्यांश टंडन, एक युवा जो इस छोटी सी उम्र में एक बड़ा अच्छे रंगमंच की तरफ जा रहा है, बड़ा अच्छा अर्निंग का सोर्स दिव्यांश टंडन ने बताया जैसे कि आपकी साहित्य से और कवि से कैसे कमाई होती है। तो उस युवा को, भटके युवा को सुधार लाने के लिए मैं दिव्यांश टंडन से कहूँगा कि 2 शब्द रखें, एक मैं अच्छा सा मैसेज दें जनता को और इस देश को। टॉक विद केडीएस के माध्यम से कि बुरी संगत में पढ़कर या बुरे नशे में पढ़कर आपको कुछ हासिल जीवन में नहीं होगा। शायद मैं कहूँ कि आप अपने शरीर का, अपने पैसे का और अपने परिवार वालों का जो इमोशंस होते हैं, आप सबका नुकसान कर रहे हैं। आप साहित्य की तरफ बढ़ें, सृजन की तरफ बढ़ें। आप जब कुछ भी सृजन करेंगे, चाहे आप उस मंच तक, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मंचों तक नहीं पहुंच पाते, हम पहुंच पाए हैं, वरना बहुत सारे मंचों तक नहीं पहुंच पाते। यदि मंचों तक नहीं भी पहुंचेंगे तो जब आप अपने घर परिवार को वो सृजन, वो कहानी, वो लेख, वो कविता सुनाएंगे तो उनकी आंखों में जो खुशी मिलेगी अपने माता पिता को, बहन को, भाई को, वो एक ऐसी अमूल्य धरोहर होगी जिसके आगे आपको लगेगा कि अब यही रास्ता मतलब सर्वश्रेष्ठ मैं कहूँगा है कि जिससे आप जो है आगे नशे की लत को छोड़कर और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बात करें, इतना सुंदर कवि हमारे सामने बैठा है, नई रोशनी का नया प्रकाश हमारे बीच बैठा है। उज्ज्वलता की तरफ अगर बात करें तो चिंगारी से आज एक रोशन दिया हमारे सामने बैठा है। और शायरी ना हो, कवि ना कहे, एक उभरता हुआ कवि, और केडीएस का शो हो और केडीएस फैमिली के बीच में मैं चाहूँगा इतना सुंदर उभरता हुआ कवि हमारे सामने बैठा, तो उनकी कुछ अल्फाज मैं सुनना चाहता हूँ और लोगों तक सुनाना चाहता हूँ और रूबरू कराना चाहता हूँ केडीएस के माध्यम से। तो आज दिव्यांश भाई, छोटे भाई से कहना चाहता हूँ, कुछ बहुत सुंदर सी जो आपके दिल के अंदर की कविता हैं वो आप प्रकट करेंगे और लोगों तक केडीएस के द्वारा उसको पहुँचाने का काम करेंगे, रूबरू कराएंगे इस देश को, इस देश की जनता को अपनी कुछ कविताएं, अपने कुछ अल्फाजों से। तो दिव्यांश टंडन जी, कुछ कविताएं हो जाएं बड़ी अच्छी। जी, देश हो सराखों पर। मैं ज़्यादातर अमूमन जो कविताएं लिखता हूँ वो देश हित में, राष्ट्र हित में कविताएं लिखा करता हूँ।
जो कि राष्ट्र में एक चेतना पैदा करें। जैसे मेरी एक कविता है जागृत करें। हाँ, जन जागृति कार्य करें। जैसे मेरी एक कविता है कश्मीर पर है, जो अमूमन मंचों पर बहुत पसंद की जाती है। शहीद भगत सिंह पर कविता है। एक कविता मैंने जो अभी लखनऊ के बहुत बड़े मंच से पढ़ के आया था, जिसमें श्रद्धेय हरिओम पवार जी, आदरणीय नामिका जयनंबर जी की मुझे प्रशंसा मतलब आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो कुलभूषण आज़ाद करो में एक भारत देश का एक ऐसा बेटा जो कि निर्दोष होते हुए पाकिस्तानी जेलों में कैद है। तो कहीं प्रयास मेरा ये रहता है कि सरकारों तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे। यही एक साहित्य का जो है मेन उद्देश्य भी होना चाहिए, कि महबूबा और जुल्फों के जो अशार होते हैं वो मैं भी लिखता हूँ, पर अपने लिए लिखता हूँ। मंच से जो मैं मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि जो एक राष्ट्र जन जागृति का और एक सरकार तक कुछ उद्देश्य पहुँचे। अभी बांग्लादेश में जो एक नृशंस हत्या हुई थी और जो दंगे फैले थे, कहीं मैंने उस पर लिखा, तो मैं वहाँ से आपको पंक्ति देता हूँ। बिल्कुल। ना चाहते हो अपने घर में खुद ही मेहमान हो जाना, देश आन है हाथ तुम्हारे इसके हित में कुर्बान हो जाना। देश आन है हाथ तुम्हारे इसके हित में कुर्बान हो जाना, और राष्ट्रद्रोह के कांटों को जो बोया तुमने धरती पर। जितने राष्ट्र विरोधी हैं उनको एक पंक्ति में चेतावनी देता हूँ। राष्ट्रद्रोह के कांटों को जो बोया तुमने धरती पर, तय है फिर हम सब लोगों का भी बंगला अफगान हो जाना। तय है फिर सब लोगों का भी बंगला अफगान हो जाना। बहुत बढ़िया। एक छोटी सी एक कविता और हो जाए इसी रुख में। एक मैं तरन्नुम में सुनाता हूँ कि जैसे आपको लगता हो कि कहीं लोग बहुत मतलब मुखौटे ओढ़े रहते हैं जीवन में, अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, दिखाते कुछ और हैं। तो मतलब लगे कि आपके मन की बात है और दिव्यांश ने बस कहवर दी हो, तो मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा। बिल्कुल आशीर्वाद, बिल्कुल केडीएस की फैमिली की तरफ से। फितरत अंदर थी जो जिसकी, वही बाहर वो रखता था। फितरत अंदर थी जो जिसकी, वही बाहर वो रखता था। दूषित मन और द्वेष भाव से ना एक दूजे को परखता था। राम तुम्हारे युग का तो रावण भी हमसे अच्छा था। राम तुम्हारे युग का तो रावण भी हमसे अच्छा था। कम से कम 10 के 10 चेहरे बाहर तो वो रखता था। कम से कम 10 के 10 चेहरे बाहर तो वो रखता था। बहुत अच्छी कविता है दिव्यांश टंडन छोटे भाई ने मेरे। बहुत आभार भैया, बहुत आभार। अच्छा, बात करें एक सुप्रसिद्ध कवि हैं हमारे भारत देश के, कुमार विश्वास जी। तो कुमार विश्वास जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों ने उन्हें क्या जन चेतना के लिए क्या चीज़ें रखी? तो आपके प्रेरणा स्रोत क्या कुमार विश्वास जी भी हैं? जी बिल्कुल। कवि कुमार विश्वास जी जो हैं गुरु जी, वो मुझे लगता है कि हर साहित्यकार के, हर लेखक के, हर कवि के निश्चित ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मतलब मैं बात करूं कि उन्होंने जिस तरीके से अन्ना आंदोलन जो था, वहाँ वो अन्ना आंदोलन प्रारंभ किया और उसे एक दिशा देकर जो है मतलब कामयाबी की ओर अग्रसर किया उन्होंने इस आंदोलन को। और हर कवि, हर लेखक जो है, कहीं ना कहीं श्रद्धेय जो हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं, वो सभी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। क्योंकि वहीं से जो मैंने सबसे पहली कविता उस टाइम पर मुझे याद है, मल्टीमीडिया फोन्स नहीं होते थे जब मैं मतलब 12th वगैरह में था। तो कोई दीवाना कहता है, हाँ, वो जरा गुनगुनाइए एक बार जरा। चलिए मैं आपके आग्रह पर बिल्कुल करता हूं। बिल्कुल। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। बहुत बड़ी। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो ये एक पूरी एक ऑडियो थी, 45 से 50 मिनट की। इसमें गीतों की श्रृंखला थी। भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा, बादड़ी वगैरह भर दे। ये उस टाइम पर बहुत एक वायरल हुई जब मल्टीमीडिया फोन नहीं थी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ये सब कुछ भी नहीं था, ट्विटर। तो उस टाइम पर लोगों के फोन्स में मतलब मुझे याद है हम गाने भरवाने, चिप चलती थी उस समय, चिप भरवाने जाया करते थे।
तो उस टाइम ये 45 से 50 मिनट की जो है ऑडियो क्लिप हम लोग भरवा के लाते थे, और वो इस टाइम पे इतनी वायरल हुई, मुझे लगता है हर जो कोई कवि नहीं भी है, कविता प्रेमी नहीं भी है, वो उसके भी फोन कुंवर में विश्वास जी की इस कविता से कवि बनने के सोच लिया, बिल्कुल गुनगुनाता मिला गलियों में, कहीं भी हुआ बैठा महफिल में गुनगुना दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत बढ़िया। कविताओं की बात करें, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं मेरे छोटे भाई दिव्यांश टंडन ने कही, कुमार विश्वास जी की बड़ी अच्छी कविताएं हमें सुनाई, जैसे सौरभ सुमन जी के बारे में बात करी, हमें अंबर जी के बारे में बात करी, सरदय श्री हरिओम पवार जी के बारे में बात करी हमने। तो दिव्यांश टंडन की चर्चाएं भी मेरठ में होने शुरू हो गई हैं, बड़े अच्छे प्रोग्रामों में दिव्यांश टंडन आज बड़ा चेहरा बन के चमक रहा है, ठीक है ना। और माता पिता के जो विश्वास माता पिता ने दिखाया था, वो विश्वास पे आज मुझे लग रहा है दिव्यांश टंडन खरा उतर रहा है। जो विश्वास उन्होंने दिलाया था अपने चमकते हुए सितारे को, उस बेटे को, है ना। तो अब मैं बात करूं दिव्यांश आने वाले फ्यूचर की, तो आपने क्या प्लानिंग करके रख रखी है? मैं लग रहा है मुझे दिव्यांश टंडन इस साल शादी भी करने वाले हैं क्या ऐसा मुझे खबर सच्ची लगी है? कहीं आप तक खबर पहुंची है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर ही होगी उस खबर में। अमूमन रिश्ते आ रहे हैं, पर अभी लगता है कि थोड़ा सा मंचों पर और स्थापित होना है, थोड़ा सा मंचों पर और आगे जाना है। ये अभी डिसाइड नहीं है किसी कवित्री से ही जो है विवाह किया जाएगा या अन्य, लेकिन अभी फिलहाल जो फोकस है वो मंचों पर है कि किस तरह से मंचों की ओर और अग्रसर हुआ जाए, राष्ट्र चेतना की भावना को कैसे और प्रमुख स्वर दिया जाए। तो अभी जो फिलहाल जो फोकस है उसी पर है, और विवाह का क्या है वो भी कर ही लिया जाएगा। तो दिव्यांश बात करें, जैसे बहुत सारी कविताएं आपने कही, बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं, बहुत सारे गीत गुनगुनाते हैं आप, बड़ी अच्छी गज़ल जैसे आपने कविताएं कही, तो कहीं ना कहीं एक वो कविता जो आपके हृदय को छू के चली गई हो, या आपके हृदय के अंदर उसने एक नया प्रारूप जगाया या एक चेतना जगाने का काम करा हो, तो वो एक पंक्ति मैं आपसे सुनना चाहता हूँ जिसको सुनकर आपके हृदय ने कहा कि नहीं, मुझे तो साहित्यकार बनना है, कवि बनना है। वो कौन सी कविता है, वो कौन सी पंक्ति है दिव्यांश टंडन? एक ऐसी कविता है जो देश की सर्वाधिक लोकप्रिय कवित्री आदरणीय अनामिका जैन अंबर जी, मैं उनके कवि सम्मेलन में गया था। वो मतलब शायद जब तक मैं लिखना ठीक से प्रारंभ नहीं किया था, तो उनका एक मुक्तक था, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। तो इसमें जो पंक्ति है ना, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, तो कहीं इसने मुझे बहुत प्रेरणा मतलब मुझे प्रदान करी, और मुझे लगता है कि जो आज मैं कवि बन पाया और जो काव्य मंचों पर जाता हूँ, कहीं इस पंक्ति मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मुझे लगा कि कहीं मुझ जैसे पत्थर को भी तराश कर जो है मैं हीरा बन सकता हूँ। इस पंक्ति ने मुझे अंदर से बहुत प्रेरणा दी। आज भी जिंदगी में कई मुश्किलात आती हैं, कविता के क्षेत्र में भी और निजी जीवन में भी, तो मैं इस पंक्ति को मतलब मैंने YouTube पर अलग से सेव है, ये फ़ोन में सेव है ये वीडियो, तो कभी भी होता है तो मैं उनकी अनामिका दीदी की ये पंक्ति सुनता हूँ, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। तो कहीं मैं और मुझे वो सशक्ति का जो अंदर से अंतर मन में मुझे जो संबल मिलता है, प्रेरणा मिलती है, वो मेरे अंदर जो है पुनर्जागरण जो विश्वास का है वो करने का कार्य करती है, और कहीं उठ के मैं दोबारा लग जाता हूँ, और मतलब मेरा दिल जानता है कि वो कितनी बड़ी वो पंक्तियां मेरे लिए दृढ़ शक्ति आपको दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करें दिव्यांश टंडन, आज केडीएस फैमिली में आके दिव्यांश टंडन को कैसा लगा? और मुझे भी बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे बीच और हमारा छोटा भाई और मेरठ की पृष्ठभूमि से इतना एक सुंदर और इतना एक प्यारा सा और कवि साहित्यकार निकल के आ रहा है, और पूरी दुनिया में मेरठ का नाम रोशन करने जा रहा है। और जैसे कि आपने बताया, और कविताओं से आज आपका हमारे छोटे भाई ने बड़ा मदमुंद कविताएं कही, लोगों को प्रेरणा स्रोत वाली कविता कही, और जनचेतना वाली बहुत सारी कविताएं और दिव्यांश टंडन भाई ने हमारे कही। तो दिव्यांश कैसा लगा आज केडीएस की फैमिली में आके, इस प्लेटफॉर्म पे आके, जो हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया लोगों को उनकी बातों से रूबरू कराना, तो कैसा फील हुआ आज केडीएस की फैमिली में? बहुत अच्छा लगा भैया मुझे आके, और मुझे माफ़ करना, मैं आपकी बात को थोड़ा सा संशोधित करना चाहूँगा। प्लेटफॉर्म कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता,
बड़ा वो संदेश होता है जो यहाँ से जाता है। जैसे आप जो जितने भी हम युवा हैं या जो भी अच्छे सामाजिक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं, आप उनकी जो बात है, जो आवाज़ है, वो जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो बड़ा ये है टॉक विद केडीएस की उपलब्धि है। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो हम जैसे युवाओं की जो बात है वो जनता तक, मेरठ तक, या मैं कहूँ देश दुनिया तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। ये बड़ी जो चीज़ है जिसके लिए मैं तहे दिल से टॉक विद केडीएस का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इसने सब उभरते हुए सितारों की जो आवाज़ है वो सभी जन जागृति तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं अमित धामा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, जिससे हम अपनी बात सभी तक पहुँचा सकें। और मुझे लगता है मेरठ में ये एक पहला ऐसा पॉडकास्ट का माध्यम है जो अभी यहाँ शुरू हुआ है, और एक अलग सोच रखते हैं हमारे अमित धामा जी कि हर समय कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं जनता के बीच। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई का, इतना कीमती समय हमारे लिए दिया। अपने कुछ कीमती समय में से कुछ समय मैंने उनसे मांगा और दिव्यांश भाई ने हमें दिया, तो धन्यवाद दिव्यांश भाई। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक जो अनूठा, एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है टॉक विद केडीएस, इसे सभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे ये जो प्लेटफॉर्म है युवाओं की मदद कर रहा है, युवाओं की जो आवाज़ है जनता तक पहुंचाने में। और जनता तो मैं कहूँगा देश दुनिया को ये एक अच्छा मैसेज, एक शानदार बात, एक कुछ नई और अनूठी चीज़ें, एक नई पहल जनता तक पहुंच रही है। इस ताकि मतलब ये परस्पर जो है ना आदान प्रदान का वो है, और बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म निकल के आया केडीएस प्लेटफॉर्म। तो सभी अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, मेरे फैंस जो है मेरी कविताएं सुनते हैं, उनसे अनुरोध करूंगा टॉक विद केडीएस को एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और तमाम ऐसे कंटेंट, ना सिर्फ साहित्य जगत से, खेल जगत से, उद्योग जगत से, मैं कहूँगा राजनीति जगत से, तमाम ऐसे कंटेंट उन्हें मिलेंगे जो उनके मतलब जीवन में बहुत योगदान करेंगे। धन्यवाद।